हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, परसेंटेज। ये जो चैप्टर है बेटा वो क्वांट्स का चैप्टर है और ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो टारगेट कर रहे हैं एमयू जामिया का बीकॉम एंट्रेंस, बीबीए एंट्रेंस और एमबीए एंट्रेंस। क्योंकि आपने चैनल पर मैंने ऑलरेडी सिलेबस वाली वीडियो बना रखी है, आपने सिलेबस ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर हम बीकॉम और बीबीए की बात करें तो बेटा 60 मार्क्स का जो सिलेबस है वो मेरा सिलेबस है, जिसमें हम क्वांट्स, स्टैट्स और रीजनिंग कवर करते हैं। अभी जो एमयू बीकॉम बीबीए का पेपर हुआ था उसमें 39 मार्क्स की स्टैट क्वांट्स आई थी और उस 39 मार्क की क्वांट्स में 13 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में 49 मार्क्स की क्वांट्स आई थी और सिर्फ 1 नंबर की रीजनिंग आई थी। 49 मार्क्स के क्वांट्स में लगभग 12 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, परसेंटेज से पूछे गए थे। तो ये जो टॉपिक है परसेंटेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीबीए एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस एंड एमबीए एंट्रेंस फॉर एएमयू एंड जामिया। इस चैप्टर को आपको सीखने के लिए कोर कॉन्सेप्ट में लेकर के आया हूं आज की इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम एक शॉट में ही परसेंटेज को पूरा खत्म करने वाले हैं, परसेंटेज चैप्टर का धुआं निकालने वाले हैं और हर टाइप के क्वेश्चन जैसे आपके पीवाईक्यूज में आए थे एमबीए, बीबीए, बीकॉम के पेपर में, वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं विदाउट एनी फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूला रटे हुए। हम फॉर्मुलेज नहीं रट सकते, पहले आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर हम फॉर्मुलेज रटने बैठ जाएं तो बेटा हमारे पास टोटल 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर, कितने फॉर्मूले रटोगे? और अगर रट भी लिए तो क्या वो फॉर्मूले एंट्रेंस के टाइम तक आपको याद रहेंगे? और अगर क्वेश्चन में हल्का सा वेरिएशन हुआ तो क्या वो फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई होगा? इसीलिए फॉर्मूले से पढ़ना बिल्कुल बेकार स्ट्रेटेजी है। फॉर्मूले से हमें नहीं करना है, हमें ऐसी चीज पढ़नी है, ऐसा मेथड पढ़ना है जो हमें फॉर्मूले से बचाए, जो हमें रटने वाली चीजों से बचाए। जैसे 1/8 को पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, क्या मतलब है यार? ठीक है, जैसे किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, हमें क्या मतलब है? हमें रटना नहीं है चीजों को, वी शुड वर्क ऑन द मेथड्स, जो आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या एक अच्छा मेथड, क्या हम अच्छे मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे हमारे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन लग जाएं और हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर बेटा, जिसका नाम है परसेंटेज, परसेंटेज इन वन शॉट। हम वन शॉट में परसेंटेज खत्म करने वाले हैं। फुल मास्टर क्लास बेटा होने वाली है फॉर एएमयू एंड जामिया के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बीकॉम एंट्रेंस, बीबीए एंट्रेंस या फिर एमबीए एंट्रेंस के लिए, तो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले व्हाट इज परसेंटेज और क्या हम इस चैप्टर से सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर साइड में कुछ बातें लिख करके लाया हूं जो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैंने हर स्लाइड पर कुछ फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं और आप ट्रस्ट करिएगा, मुझे ये फॉर्मुलेज देखने के लिए बुक का सहारा लेना पड़ा कि यार फॉर्मुलेज होते भी हैं। तब मैंने हर पेज पर कुछ फॉर्मुलेज लिखे जिनका यूज हम कुछ नहीं करेंगे, हम चीजों को समझेंगे, एक मेथड फॉलो करेंगे। हम इन फॉर्मुलेस को ना ही रटने आए हैं और ना ही हम इस फॉर्मुलेस को याद करने आए बेटा। ठीक है, ये सब हम नहीं करना है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं परसेंटेज टॉपिक की। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100। दिस इज द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज बेटा, पार्ट्स पर 100, यानी किसी भी चीज के 100 बराबर बराबर टुकड़े कर देना परसेंटेज कहलाता है। मैंने आपको कोई भी चीज दी, आपने उसके 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए तो आपने परसेंटेज का यूज करा है। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? पार्ट्स पर 100। ठीक है, नाउ परसेंटेज का जो सिंबल होता है बेटा वो ये होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है। इस सिंबल की बेटा एक खास बात है, अगर आपने 25 के आगे ये परसेंट लिख दिया 25%, तो इसका मतलब है 25% का मतलब है 25/100।
ठीक है। और 25/100 का मतलब है, अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 5 5 25, 5 2 10, 0, 5/20। इसको मैं और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 5 1 5, 5 4 20। ठीक है। 25% की कई शक्लें हैं, 25/100, 5/20, 1/4। ठीक है। ये जो नीचे होता है 4, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है। और ये जो ऊपर 1 है, ये होता है चेंज। ये क्या होता है बेटा? ये होता है चेंज। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिखा 25% का इंक्रीमेंट करना है, यानी आपको किसी बंदे की सैलरी को 25% बढ़ाना है, तो आप ये बोलोगे कि सर उसकी ओरिजिनल सैलरी का रेशियो 4 है और हमें बढ़ाना कितना है? 1 बढ़ाना है। यानी नीचे जो होगा वो ओरिजिनल रेशियो होगा और ऊपर जो होगा वो चेंज होगा। अगर मैं बोलता हूं 25% घटाना है, मतलब 4 ओरिजिनल है और मुझे घटाना कितना है? 4 में से 1 घटाना है, ये इसका मतलब है। आप किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो रेशियो में। जैसे मैं 25% अभी लिखा और 25% को आपने कहा 25/100, इसको आपने कहा 1/4 और ये मैंने इसको लिख दिया 1/4। तो मैं दुनिया के किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, किसमें? रेशियो में। और अगर आप बोलो सर वापस कैसे जाना है, तो वापस ये कि अगर मैं आपको रेशियो दे रहा हूं 1/4 और मैं बोल रहा हूं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो 1/4 का मतलब हुआ 1/4। जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहां पर इंटू 100 कर दूं। ठीक है। तो इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा 4 2 8 और 4 5 20, 25%। ठीक है। तो आप किसी भी दुनिया के परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो रेशियो में, ये आ गया। और दुनिया के किसी भी रेशियो को वापस से कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। जैसे ही परसेंटेज का सिंबल हमें हटाना है तो हम डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, और अगर परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। सिंपल एज दैट। आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो सब यहां पर लिखा हुआ है। बस कुछ चीजें, 2 बातें आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि 1/6, 1/6 जो है बेटा, 1/6 इसका मतलब होता है 0.66। व्हाट डू यू मीन बाई 1/6? 0.66। 1/6 का मतलब कितना है बेटा? 0.66। ठीक है। मैं किसी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ फ्रैक्शन और डेसिमल में रिलेशन बता रहा हूं। जैसे 1/6 का मतलब है 0.66, और बेटा 1/3 जो है, 1/3 इसका मतलब होता है बेटा 0.33। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूं। 1/6 का मतलब है 0.66, 1/3 का मतलब है 0.33। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर मैं लगा 16 राइट 1/3, कहीं पर मैं लगा 16 राइट 1/3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 16 पॉइंट 1/3 की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा? 0.33, 16.33। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परसेंट, मैं सिर्फ फ्रैक्शन बता रहा हूं। 16 राइट 1/3 का मतलब है 16.33। मैंने कहीं पर लिखा 16 राइट 2/3, तो बेटा इसका मतलब क्या है? 16.2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3 इज 0.66 ऑल्सो। 2/3 क्या होता है बेटा? 0.66 होता है। ठीक है। यानी अगर मैं लिख रहा हूं 16 2/3, तो इसका मतलब है 16.66। इसका मतलब क्या है? 16.66। तो ये 2 फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं कि 1/3 का मतलब होता है बेटा 0.33 और 2/3 आपको जहां भी दिखे उसका मतलब होता है 0.66। सर 2 ही फ्रैक्शन क्यों याद रखने हैं? इतने सारे तो आपने कटवा दिए। क्योंकि आप लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू उठाइए, एमबीए बीकॉम बीबीए के, बीबीए बीकॉम का तो लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, और आप ये देखो कि सबसे ज्यादा ऑप्शन में और क्वेश्चन में जो कन्वर्जन आया है वो 1/3 और 2/3 का है। तो 1/3 का मतलब है 0.33 और 2/3 का मतलब है 0.66। अगर मैं इसी 16 2/3 को 16 राइट 2/3% लिख दूं, फर्क समझना, ये 16 राइट 2/3 लिखा हुआ है, बस फ्रैक्शन है, जबकि ये 16 राइट 2/3% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3 into 16, 48, 48 और 2 50।
50/3 नहीं करना है, गलती हो जाएगी। परसेंट को हटाओगे तो ये 100 हो जाएगा, 50/300। और 50/300 का मतलब है 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6। इज इट क्लियर? तो हम यहां पर चीजें कुछ इस मेथड से सीखेंगे कि हम रटने से बच जाएं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया है कि हम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज का बेटा मतलब क्या होता है, हम किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, और किसी भी रेशियो को हम वापस से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। इसके अलावा 2/3 का मतलब 0.66 होता है, मैं 2/3 को हटा के 0.66 लगा सकता हूं, और 1/3 का मतलब 0.33 होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीजें मिक्सअप है। इसका मतलब ये है बेटा, वेट भाई, हेलो भाई, मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो चैप्टर है हमारा परसेंटेज, इसमें बीबीए, बीकॉम, एमबीए में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या हमें सीखना है। तो मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, बहुत प्यारी बात। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगेन यहां पर कुछ, ये कसम से मतलब ये मुझे नहीं याद यार ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि पता नहीं क्या है, इंक्रीज बाई x%, डिक्रीज बाई x%, इज व्हाट परसेंट मोर देन लेस परसेंट। ये अजीब अजीब से फॉर्मूले जो मुझे आज तक याद नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। हम ह्यूमन है, कंप्यूटर नहीं। हमें चीजें रटनी नहीं है, इनका कोई लॉजिक, कोई फायदा नहीं है। हम कोई फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, ना आप कभी फॉर्मूला अपने नोट्स में डालोगे। मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूले से बच जाओगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा पेपर्स है, जितने भी हमारे पीवाईक्यूज है, अगर मैं पीवाईक्यूज को देखूं, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, सब, ठीक है, उन पीवाईक्यूज के बेसिस पर हमने परसेंटेज चैप्टर को डिवाइड करा है कि हमारे पास कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक मैंने ये देखा जो है आपके जनरल टाइप के सवाल, जनरल टाइप, जनरल टाइप के क्वेश्चन हमसे परसेंटेज में पूछे जाएंगे। व्हाट इज जनरल टाइप सर? ये स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको उसे पढ़ना है, नोट करना है और आंसर देना है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला a% ऑफ 25 इज इक्वल टू b% ऑफ 100। मैंने बोला कि a% जब आप 25 का करोगे तो वो बराबर आएगा b% ऑफ 100 के। तो मुझे बताइए a रेशियो b कितना होगा, a का b के साथ रेशियो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जनरल टाइप स्टेटमेंट बेस्ड में आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। a% का मतलब क्या है, a/100, किसका, 25 का। b% का मतलब क्या है, b/100, किसका, 100 का। 100 से 100 कैंसिल, 25 4 जा 100, a/b पूछा है तो b नीचे आएगा तो a/b आ जाएगा। ठीक है, उधर बचा 1। ठीक है, समझ रहे हो बात, a/b यानी b इसके नीचे आ गया, इधर पूरा 1 बचा, और ये जो 4 है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1, यानी a/b का रेशियो आ रहा है 4/1। ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन। तो एक तो हमारे ये है जिनके लिए हमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा होता है वो क्वेश्चन जिसमें हम फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, बट उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैल्यू अज्यूम करके 100। वैल्यू कितनी अज्यूम करके 100? कौन कौन से सवाल हैं जो अगर हम 100 मान करके सॉल्व करें, लेट दिस इज 100, एक्स वैक्स हम नहीं देख रहे। ठीक है, वो क्वेश्चन जो हम 100 मान करके सॉल्व करेंगे, लेट सैलरी इज इक्वल टू 100, लेट इनकम इज इक्वल टू 100, वो क्वेश्चन कौन से हैं, मैं सब आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, एक होते हैं हमारे जेएसएम बेस्ड क्वेश्चन, जेएसएम बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज जेएसएम बेस्ड क्वेश्चन बच्चों? जेएसएम का मतलब होता है जूनियर सेकेंडरी मेथड, जूनियर सेकेंडरी मेथड, जूनियर सेकेंडरी मेथड।
ये एक मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं है रटने के लिए, मजा आ जाएगा आपको। लास्ट ईयर बीकॉम बीबीए में 7 सवाल जेएसएम से थे और एमबीए के पेपर में 9 सवाल जेएसएम से थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जेएसएम किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक मेथड है। ये आपको मैं सिखाऊंगा अभी, ठीक है, बाई जैद अनवर सर, ठीक है, बाई जैद अनवर। ये मेथड सबसे प्यारा मेथड है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मेथड। बीकॉम बीबीए का लास्ट ईयर का पीवाईक्यू देखो, कम से कम 7-8 सवाल, एमबीए का पेपर देखो 9 सवाल अकेले इससे सॉल्व होंगे। जेएसएम सीखने का फायदा क्या है, आप ढेर सारे फॉर्मूले इससे बच जाओगे। आपके सारे क्वेश्चन, यानी ये समझ लो परसेंटेज आधा पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है जेएसएम। जूनियर सेकेंडरी मेथड किसी किताब में नहीं है, 22 जनवरी सर आपको अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जेएसएम मेथड एक होते हैं हमारे वो क्वेश्चन जो पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस भी सवाल में हमें पासिंग मार्क दिखेगा सिर्फ वही क्वेश्चन हम एक्स मान करके सॉल्व करते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन हम एक्स मान करके सॉल्व करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं। जितने भी सवाल आते हैं उसमें जितने भी पासिंग मार्क आपको जहां दिखे सिर्फ उस सवाल को आप एक्स मान करके सॉल्व करोगे। और आखिर में है हमारा सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम। तो अगर आपने ये 1 2 3 4 5 चीजें सीख ली तो आपने पूरा परसेंटेज कवर कर दिया यूजी और पीजी लेवल का। क्या क्या, वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो 100 मान करके सॉल्व होंगे और कैसे होंगे। जेएसएम मेथड जो आधा परसेंटेज आपको सॉल्व कर देगा वो क्या है और कौन से क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। तीसरा, जितने भी पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन है वो हम एक्स मान करके सॉल्व करेंगे। और सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं वो, और जनरल टाइप मैंने आपको बताई दिया। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द परसेंटेज चैप्टर, जो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। ओके, बात करते हैं अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और फॉर्मुलेस को बेटा काटते हुए चलना, आपके टीचर को याद नहीं, मुझे याद नहीं, आपको भी याद नहीं कर पाऊंगा, इससे मैं आपको बचा लूंगा, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है। अगेन, सक्सेसिव एंड प्रोडक्ट रूल, ये अजीब सा फिर से एक फॉर्मूला हमारे सामने है। मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, ये मैंने खुद किताब में से देख करके लिखा है, मुझे खुद नहीं याद क्या है, ठीक है। हम नहीं पढ़ रहे इसको, हम नहीं पढ़ रहे। सर पढ़ेंगे क्या जब आप सारे फॉर्मूले काट रहे हो। मैंने जो 5 मेथड्स आपको बताए वो, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे सक्सेसिव और प्रोडक्ट वाले होते हैं उनको सीखने के लिए let us introduce the method JSM, junior secondary method by me, जूनियर सेकेंडरी मेथड, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा अगर आपने परसेंटेज में बेटा ये मेथड सीख लिया। कैसा मेथड है, कैसे ये हमें फॉर्मूले से बचाएगा, अब मैं आपके सामने डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं, सुनिए ध्यान से। लेट अस से यहां पे लिखा है सक्सेसिव एंड प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन, और यहां पता नहीं क्या लिखा होता, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। मैं आपको सवाल देता हूं, ठीक है। और जेएसएम की खास बात बताई क्या है, जो इस फॉर्मूले के पास नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया तो ये फॉर्मूला चेंज होगा, यानी आपको दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तीसरे फॉर्मूले की जरूरत, चौथे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपने जेएसएम सीख लिया, आप क्वेश्चन में कितने भी वेरिएशन करो, कितने भी चेंजेस करो, आपको कोई भी जरूरत नहीं है ये जानने की कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा अगर आपने जेएसएम सीख लिया। मैं आपको जेएसएम का इंट्रोडक्शन देता हूं क्या है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, price of the rice increases 25%, ठीक है। so the consumption decreases
decreases 16, right, 2/3%. What is the percentage change in expenditure? What is the percentage change in expenditure? मैं आपको दो सवाल दिखाऊंगा ऐसे, जहां आपको दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बट जेएसएम से हम फॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई चावल का दाम, द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीजेस 25%, बढ़ गया, और चावल का दाम बेटा कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। इस वजह से जो कंजम्पशन है, यानी जो लोग चावल खा रहे हैं, उन्होंने अपना कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया 16, राइट, 2/3%। तो बताइए कितने परसेंट का चेंज आया एक्सपेंडिचर में? आप जेएसएम सुनिए क्या प्यारी बात कह रहा है। जेएसएम बोलता है कि आप दो चीजें देखो, ओल्ड वन और न्यू वन। एक कॉलम बना लो आप ओल्ड पुरानी चीजों का, और एक कॉलम बना लो आप न्यू नई चीजों का, ठीक है सर, समझ गए। अब यहां पर बेटा प्राइस की बात हो रही है ना, तो यहां पर मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, पी फॉर प्राइस। प्राइस बढ़ रहा है 25%। 25% का मतलब है 25/100, और 25/100 को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। 25% का मतलब है 1/4। ये जो 4 है बेटा, ये ओल्ड वाली क्वांटिटी है, और ये जो 1 है आपको इतने का चेंज करना है, यानी पुराना वाला जो प्राइस है वो 4 है, और नया वाला प्राइस कितना होगा? मुझे प्राइस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो नया वाला होगा 4 + 1 दैट इज 5। अगर मुझे डिक्रीज करना होता तो 4 - 1, यहां पर मैं 3 लिखता, ठीक है। तो प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो उसका रेशियो आ गया 4:5, और रेशियो भी देखो बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कंजम्पशन की। कंजम्पशन का मतलब है सी फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन 16, राइट, 2/3% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो 16, राइट, 2/3% डिक्रीज करना है मुझे, तो 3 × 16 48 और 2 50, 50/3 नहीं है, परसेंट को हटाओगे तो 50/300। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये है ओल्ड, और 1 का मुझे चेंज देना है, ठीक है। तो पुराना वाला आ गया 6, और कंजम्पशन मुझे बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो 6 में से 1 घटाऊंगा तो ये हो गया 5, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। जेएसएम की खास बात है, आपको इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना ही आता है। जैसे एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब पुराना एक्सपेंडिचर कितना है? 6 4 जा 24। नया कितना है? 5 5 जा 25। तो ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशियो। बच्चे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 24 से 25 हो गया। 24 से 25 होने का मतलब ये तो बढ़ गया, तो आप आंसर दोगे सर परसेंटेज इंक्रीज। बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 24 से 25 एक बढ़ा, तो वो एक ऊपर। डिवाइड में हमेशा ओरिजिनल और ओल्ड चीजें आनी चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको मैं देखूंगा तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 25/6% विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी इतना इंक्रीमेंट आया है किसमें? कंजम्पशन। अगर आप इस क्वेश्चन को वेरिएट करते हो, जो एमबीए में भी करा गया है और बीबीए बीकॉम के पेपर में भी करा गया है, वेरिएट का मतलब बदलते हो, तब भी आपका फॉर्मूला तो चेंज हो जाएगा, ये सब, बट जेएसएम चेंज नहीं होगा अगर आपने समझ लिया है। मैं एक वेरिएशन दिखाता हूं, ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूं ताकि आप समझ लो क्वेश्चन दूसरा है। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देता हूं, द प्राइस ऑफ द राइस increases 20%। प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीजेस 20%। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, बाई हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड
बी रिड्यूस्ड so that expenditure remains constant। अब आपने जो फॉर्मूला इधर यूज करा था वो इधर नहीं कर सकते, ये फॉर्मूले का ड्रॉबैक है। और आपको याद रह जाए एंट्रेंस में, इसकी क्या गारंटी है। बट अगर आपने इसको जेएसएम से सीखा है तो मैं कितना ही क्वेश्चन चेंज कर दूं, अब आप इसको भी जेएसएम से कर लोगे। कैसे करोगे, इसमें और इसमें चेंज क्या है। यहां बोल रहा है प्राइस चावल का बढ़ गया, सर ऊपर भी यही था, लेकिन ऊपर मैंने कहा था कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई हाउ मच परसेंट इट्स कंजम्पशन रिड्यूस। ऊपर मैंने दे दिया था कंजम्पशन डिक्रीज है, यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कंजम्पशन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ अगर उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो। इज इट क्लियर। अब जेएसएम वाले बच्चे जो हैं, जो चीजों को जेएसएम से कर रहे हैं, वो कहेंगे सर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ओल्ड क्वांटिटी लिखो, आप न्यू क्वांटिटी लिखो। ठीक है भाई, लिख दी। अब सर आप एक काम करो, प्राइस की बात हो रही है, यहां पर प्राइस लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दिया। प्राइस को 20% बढ़ाना है, तो मेरे भाई 20% का मतलब है 20/100, और 20/100 का मतलब है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। यानी ये 5 है पुराना वाला और 1 बढ़ाना है, 1 का चेंज देना है, बढ़ाना है मुझे। तो पुराना वाला मैं बोलूंगा सर 5, और क्योंकि मुझे बढ़ाना है तो 5 और 1 6, ये आ गया प्राइस। ठीक है सर। कंजम्पशन बोल रहे हैं कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करूं, कितना कम करूं, तो मैं मान लेता हूं लेट मैं x% रिड्यूस करूं, x% कम करूं। ठीक है सर। अगर 25% का मतलब 25/100 था, 20% का मतलब 20/100 था, तो क्या x% का मतलब x/100 होगा। बिल्कुल होगा सर। ये जो नीचे वाला है दिस इज ओल्ड वन, और x का मुझे चेंज देना है। बढ़िया सर। यानी पुराना वाला कंजम्पशन 100 है और नया वाला कितना हो जाएगा, रिड्यूस करना है। अगर इंक्रीज करना होता तो 100 + x, बट रिड्यूस करना है तो 100 - x। ठीक है, ये आ गया मेरा एक्सपेंडिचर। कितना आ गया, 5 × 100 500, और नया वाला कितना आ गया, 6 × 100 600, 6 × x माइनस का 6x। बोल रहा है एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी। बिल्कुल सही है। माइनस का 6x इधर आया तो प्लस का 6x हो गया, और 600 में से 500 गया तो 100 बचा। x की वैल्यू आ गई 100/6, और 100/6 का मतलब है 2 5 जा 10 और 0 2 3 जा 6, 50/3% आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द मेथड जेएसएम, जो आपको फॉर्मूले से बचाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जेएसएम। अब हम धीरे धीरे करके, मैंने जेएसएम बता दिया आपको, अब हम धीरे धीरे करके बताएंगे कि किन क्वेश्चन को आप 100 मान करके कर सकते हो। 100 से अपना काम हो जाएगा, और वो पासिंग मार्क वाला क्वेश्चन जो x मान के करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये उम्मीद है आपको जेएसएम समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कई वेरिएशन है जो मैंने आगे क्वेश्चन में डाले हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। ठीक है, चलो फटाक से इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, अब वी शैल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब बोल रहा है कि भैया पॉपुलेशन और इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए ये फॉर्मूला लगा दो। भाई हमें तू पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन दे, या भाई हमें तू इलेक्शन फ्रेम वाले क्वेश्चन दे, कुछ भी दे, पॉपुलेशन और इलेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए भी हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। हम इन सारे क्वेश्चन को भी या तो जेएसएम से सॉल्व करेंगे, या हम इनको लेट 100 मान करके सॉल्व करेंगे। लेट अजम्पशन इज इक्वल टू 100। हाँ जी, हम तो ऐसे हैं, हम कोई भी
फॉर्मूला नहीं रखना चाह रहे, तो मैंने क्वेश्चन आगे डाले हैं जो पॉपुलेशन और इलेक्शन बेस्ड है, उनको भी हम जेएसएम से कर लेंगे या हम उनको 100 मान करके सॉल्व कर लेंगे, हमें ये फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एग्जाम स्कोरिंग वाले क्वेश्चन, एग्जाम स्कोरिंग वाले, तो मेरे भाई एग्जाम स्कोरिंग वाले क्वेश्चन और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो ये बोल रहा है कि इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करो, नहीं जी, हमें पता है जितने भी एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे, एग्जाम वाले मतलब जिसमें पासिंग मार्क की बात हो रही होगी, पासिंग मार्क की बात हो रही होगी, उनको मैं करूंगा एक्स मान करके सॉल्व, लेट पासिंग मार्क इज इक्वल टू एक्स। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करूंगा। और जो वेन डायग्राम ये बोल रहा है उसको हम सेट थ्योरी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैंने आगे क्वेश्चन लिए भी। अब है हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है, अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चंस, मैं ऊपर की जगह ले लेता हूं ये वाली, ठीक है, चलो ये है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट नंबर 1 फंडामेंटल क्वेश्चंस जेड एकेडमी बाय मी। अब इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जहां आपको नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो जरा क्या है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है, जिसको छोटा देख रहा है वैसे क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा, ये बोल रहा है 40% ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, 40% ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का 40% करो, वो बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी के, वो बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी के, ठीक है सर, 60% ऑफ ए माइनस बी के बराबर हो गया। देन 2a माइनस 3b इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, तो ये बताइए 2a माइनस 3b इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, तो 2a माइनस 3b कितना परसेंट है ए प्लस बी का। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां आपको कोई फॉर्मूला कोई चीज नहीं करना, बस जो स्टेटमेंट है उस पर फोकस करना है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है 40% ए प्लस बी का, तो मेरे भाई 40% ए प्लस बी का हो गया, ये बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी के, ठीक है भाई, बराबर हो गया। यहां से हमें क्या मिल रहा है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। बहुत बढ़िया, ए वालों को एक साइड लाते हैं, बी वालों को एक साइड लाएंगे, तो माइनस 3b जब इधर आया तो माइनस 3b प्लस 2b, ये हो गया हमारा 3b और 2b 5b। बहुत बढ़िया, और 2a को इधर ले जाएंगे तो 3a माइनस 2a a, ठीक है। अब अगर मैं यहां से a अपॉन b का रेशियो निकालूं तो 5 तो इधर ही रह जाएगा, ये रह गया 5, 20 के नीचे आ गया a के, a अपॉन b, और a अपॉन b का रेशियो आ गया 5 अपॉन 1। बहुत बढ़िया, हमें सर समझ में आ गया कि ये जो गंदी सी बात दी हुई थी इसको सॉल्व करके क्या आया है, इसको सॉल्व करके a रेशियो b की वैल्यू आ गई, a 5 है और b 1। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, तो मैं देखता हूं 2a माइनस 3b है क्या। 2a माइनस 3b पता है क्या है, 2a माइनस 3b, यानी मैं यहां पर a की जगह 5 डाल रहा हूं और b की जगह 1 डाल रहा हूं, तो a की जगह अगर मैं 5 डालूंगा तो 5 2 जा 10, और b की जगह 1 डालूंगा तो 3 1 जा 3, 10 माइनस 3 7, यानी ये बोल रहा है 2a माइनस 3b का मतलब है 7, सही है। और a प्लस b का मतलब क्या है, a प्लस b, a प्लस b का मतलब है a 5 और b 1, तो 5 प्लस 1 है 6, सही है। यानी ये बोल रहा है 2a माइनस 3b मतलब 7 कितना परसेंट है a प्लस b का, यानी 6 का, 7 6 का कितना परसेंट है, का, की, को, से, ये चार बातें जहां भी आएंगी वो चीज नीचे आएगी डेनोमिनेटर में। जैसे ये इसका कितना परसेंट है, तो का आया तो इसीलिए 6 नीचे आया, 7/6 इंटू 100, 7/6 इंटू 100, सही है सर। 7/6 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 2 5 10 और 0, 2 3 6, सही है सर, 7 5 35,
350 बाई 3% हमारा आंसर है। अब आंसर पॉइंट में दिए हुए हैं, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई हम। पॉइंट में कन्वर्ट करा तो 3 1 जा 3, सही है, हो गया। फिर पॉइंट में करा सर तो ये हो गया हमारे पास 3 1 जा 3 और फिर से ये 3 1 जा 3 और 5 में से 3 या 2 20, 3 6 जा 18 और फिर 2 0, 116.66% आ रहा है मेरा तो, जो ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, मैंने कोई गलती ना कर दी हो। 40% ऑफ ए प्लस बी दिया हुआ है तो 40% ऑफ ए प्लस बी हो गया 40/100 ऑफ ए प्लस बी, सही है। 60% ऑफ ए माइनस बी 60/100 ऑफ ए माइनस बी, सही है, बिल्कुल सही है। 0 0 कैंसिल, 2 2 4, सही है। 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b, सही है। माइनस 3b इधर आ गया तो 3 और 2 5 5b, सही है। 3a माइनस 2a a, सही है। यहां से मैंने क्या निकाला है, a अपॉन b का रेशियो निकाला है, तो a अपॉन b का रेशियो आ गया 5/1, ठीक है। a अपॉन b का रेशियो आ गया 5/1, या मैं a इज इक्वल टू 5b भी यूज कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू 5b भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं a इज इक्वल टू 5b यूज करूंगा, रेशियो ना निकालूं, ठीक है। गलती हो गई क्योंकि कोई यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई, a इक्वल टू 5b आ गया था, है ना, a इक्वल टू 5b, तो a इक्वल टू 5b आ गया था। तो अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 5b यूज कर लूं तो 2a माइनस 3b है, 2a माइनस 3b, और मैं बोल रहा हूँ a की जगह 5b डाल दो, a की जगह 5b डालूंगा तो 5 2 जा 10, 10b माइनस 3b, 10 में से 3 गया 7, 7b, ठीक है। और a प्लस b, a प्लस b का मतलब क्या है, a प्लस b का मतलब, a प्लस b का मतलब है कि a की जगह मैं 5b डालूंगा तो 5b और भी 6b। हाँ यार बिल्कुल ठीक है, हमारा पहले वाला भी इस तरह ऑप्शन ही गलत दिए, बोल रहे हैं 2a माइनस 3b यानी ये 7b। कितना परसेंट है a प्लस बी का, तो a प्लस बी का, a प्लस बी का कितना परसेंट है, हाँ 700/6 आ रहा है, 700/6, पहले भी तो हमारा इतना ही आया ना, 700/6, 116, हाँ यार ठीक आ रहा है, 116.6%। मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, 607, बिल्कुल ठीक है यार, 116.6 ही आएगा, आप वैसे कर लो या वैसे कर लो, इसके ऑप्शन जो है वो हमारे गलत है, ठीक है, ऑप्शन हमारे गलत, 116.6, क्योंकि बहुत आसान सी बात है, या तो आप ऐसे कर लो या जो मैंने रेशियो निकाला था वैसे कर लो। ये बोल रहा है कि 2a माइनस 3b जिसकी वैल्यू 7b आई, ये a प्लस b का कितना परसेंट है, तो 7b अपॉन 6b इंटू 100, b से b कैंसिल, 700/6 आया, और 700/6 का मतलब होता है 116.6, 700/6 का मतलब होता है, 700/6 का मतलब होता है बेटा 116.6, पहले भी वही आ रहा था, अब भी वही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में स्लाइड बनाने में कुछ गलती हो गई होगी, बट दिस इज आवर आंसर। तो ये जो होते हैं हमारे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब 100 मानने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं मैं वो दिखाता हूं आपको, 100 मानने वाले क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसको हटा दे रहा हूं मैं, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से, a person spends 75% ऑफ हिज इनकम, एक बंदा है जो अपनी 75% ऑफ हिज इनकम क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया गया, एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दिया गया, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ी। इस तरह का क्वेश्चन भी हमें पीवाईक्यू में मिला है, और ऐसे सवालों को बेटा हम सॉल्व करते हैं 100 मान, ठीक है। जरा ध्यान से देखो मैं कैसे करूं, बात कर रही है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की, तो मैंने यहां पे लिख दिया इनकम, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहली लाइन लिखी हुई है अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक बंदा है उसने अपनी इनकम का 75% हिस्सा खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पुरानी चीजों को देखूं तो पुरानी इनकम को मैं 100 मान ले रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों को हम 100 मान कर सॉल्व करते हैं। अगर मैं ये मान लूं कि मेरी इनकम 100 है और ये 75% हिस्सा खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो गया 75, 100 का 75% 75 हुआ, तो अगर 100 में से 75 खर्चा कर दिया तो कितना सेव करा बेटा, 25 रुपए सेव करा, ठीक है।
बहुत ही क्लियर बात इसने हमें पहली वाली लाइन से क्लियर कर दी कि भाई अगर कोई बंदा अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, तो मैंने कहा सही है सर, इनकम को 100 ले लो, 75% खर्च कर रहा है तो 75 रुपए खर्च कर रहा है और सेविंग उसकी 25 हो गई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन कह रहा है इनकम को इंक्रीज कर दो 20%, यानी नई इनकम, न्यू इनकम कितनी है, पुरानी जितनी थी उसको इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, कितना, 20%। तो अगर मैं 100 को 20% बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएगा। बोलता 100 को 30% बढ़ा दो 130 हो जाता, 100 को 30% घटा दो 70 हो जाता। तो 100 से चीजें आसान हो जाती हैं। अब इसने बोला इनकम को 20% बढ़ा दो, तो मैंने 100 को बढ़ा दिया 120 हो गया। एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दो 10%। अब ध्यान देना, एक्सपेंडिचर कितना था 75, ये रहा 75, बोल रहा है इसको बढ़ा दो, प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, कितना, 10% बढ़ा दो। तो 10% किसका, इस 75 का, समझ रहे हो ना, 75 का 10% बढ़ाना है। तो भाई ये 0 से 0 कैंसिल, 75 प्लस 75/10 7.5 हो गया, ये बढ़ा दिया मैंने, यानी 75 76 77 78 79 80 81 82 और 82.5, ये बढ़ा करके हो गया 82.5। ठीक है, अब सेविंग कितनी हो जाएगी, अगर कोई बंदा 120 रुपए कमा रहा है और 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, 120 रुपए कमा रहा है और 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बच गए, 5 7 और 3, 37.5 रुपए उसके सेव हो गए। सही है। अब ये कह रहा है बाई व्हाट परसेंट हिज सेविंग इंक्रीज, उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, कितना परसेंट, तो फोकस ऑन द सेविंग। पहले 25 थी, अब इतनी हो गई, तो कितनी बढ़ी है, 37.5 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो 7 में से 5 गया, 2 3 में से 2 गया, 12.5 बढ़ी है, 12.5 बढ़ी है ना भाई, 25 थी 37.5 हो गई तो 12.5 बढ़ी। जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 25 इंटू 100, तो 25 4 जा 100 और 12.5 इंटू 4 हमारा आंसर होगा, 4 5 जा 20, 2 और 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10, 1 और 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 50% उसकी सेविंग बेटा बढ़ गई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी वी डोंट नीड एनी फॉर्मूला, हमें मेथड चाहिए, और वो मेथड क्या है, आप चीजों को 100 मान करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और सर कैसे क्वेश्चन होते हैं 100 मानने वाले, वो मैं यहां पर दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये सवाल जो 3 वाला है ना बहुत आता है आपके पीवाईक्यू में, रिपीटेड पीवाईक्यू है आपका, रिपीटेड पीवाईक्यू, ये क्वेश्चन रिपीटेड पीवाईक्यू है, यानी इतना ज्यादा पीवाईक्यूज में पूछा है, बहुत ज्यादा रिपीटेड पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, सुनो, बोल रहे ए सैलरी 25% मोर देन बी सैलरी, दो लोग हैं साहब, ए है और बी है, बोल रहा है ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी से, बी से ज्यादा है, तो मैं बी की सैलरी को 100 मान ले रहा हूं, मैंने बी की सैलरी क्या मान ली 100, और अगर ए की 25% ज्यादा है तो ए की हो गई 125, हाँ या ना भाई, अगर बी की सैलरी 100 है और ए की 25% ज्यादा है तो 125 हो गई। इसको ये मेरे पास ए की और बी की क्या आ गई, सैलरी आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, तो ये बताओ बी की सैलरी ए से कितना कम है, बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन ए, बी की सैलरी ए से कितना कम है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है, 100 125 से कितना कम है 25, जिससे कंपैरिजन होता है वो क्वांटिटी डिवाइड में आती है,
तो बोल रहा है बी की सैलरी ए से कितना कम है, तो ए से कंपैरिजन हो रहा है, यानी 125 डिवाइड में आएगा इनटू 100। ठीक है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। 20% बेटा इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम 100 मान करके सॉल्व करना पसंद करते हैं, बनिस्बत इसके कि हमें कोई फॉर्मूला रटा हुआ हो जाए। फॉर्मूला नहीं रट सकते यार, कब तक रटेंगे चीजें। ठीक है, अब देखो ये है हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट है, बोल रहा है एक्सप्रेस 37.5 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहली बात बोल रहा है कि 37.5% लिखा हुआ है, ठीक है साहब, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बहुत आसान हो गया। कैसे हो गया सर, इसका मतलब है 37 राइट 1/2%। सर आपको कैसे पता, यार आपको भी तो पता है एक का आधा 1/2 होता है, और 1/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 0.5 बोलते हैं। तो अगर ये 37.5 लिखा हुआ है तो मैंने इसे 37 1/2 लिख दिया, आसान हो गया मेरे लिए। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 37, तो 2 7 जा 14, 1 और 4 1 कैरी 2 3 जा 6 और एक 7। भाई 37 इंटू 2 कितना हो गया, 2 7 जा 14, 1 और 4 1 कैरी 2 3 जा 6 7 74, 74 और 1 75। अब बच्चा गलती क्या करता है, इसको 75/2 लिख देगा, गलत है। परसेंटेज भी तो है, उसको जब हटाओगे तो 75/200 हो जाएगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो भैया ये हो गया 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2 और 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 4 जा 20 और 0, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। 3/8 हमारा फ्रैक्शन आ रहा है लोएस्ट फॉर्म। ये बात समझ में आई। लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब बोल रहा है उसकी वैल्यू बताइए, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाई 640। यानी 3/8 को जब आप 640 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, भाई कर देते हैं। 8 8 जा 64 और 0, 8 3 जा 24, 240 आंसर आएगा। तो 240 ये आंसर आ रहा है, और फ्रैक्शन मेरा 3/8 था, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर। ये होते हैं, अब मैंने इस स्लाइड पर आपको 4 क्वेश्चन दिखाए, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपने 100 मान करके सॉल्व करा, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो एक्स मान के 100 मान के जेएसएम मान के उससे सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि जो स्टेटमेंट है आपको उस पर फोकस करना है और उस हिसाब से आपको आंसर देना। नाउ वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना है। प्रैक्टिस शीट नंबर 2 ये रही आपके सामने, और आपको इस स्लाइड से जेएसएम एकदम मजा आ जाएगा जेएसएम में, इस स्लाइड से। ठीक है, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर इस स्लाइड का नाम है। आपको यहां से भी ढेर सारे पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं जिसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मैं सारा कुछ जेएसएम से सॉल्व करूंगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको ऊपर जेएसएम समझ में आ गया होगा, ओल्ड वन और न्यू वन। तो मैं डायरेक्ट जेएसएम लगा रहा हूं, समझा तो मैंने आपको दिया। ठीक है, सुनो भाई, पहला सवाल तो जेएसएम से कर रहे हैं, इसीलिए ओल्ड वन और न्यू, फॉर्मूला तो हमें आता ही नहीं है भाई। प्राइस ऑफ द शुगर, चीनी के दाम इंक्रीज बाई 25%, 25% बढ़ गए, तो 25% का मतलब है 25/100, 25/100 का मतलब है 25 1 25, 25 4 100। यानी प्राइस की बात हो रही है, पुराना वाला प्राइस 4 है और बढ़ाने हैं तो 4 और 1 5, ये प्राइस बढ़ गए। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस, उसका कंजम्पशन कितना घटाएं। लेट x% कंजम्पशन घटा देते हैं साहब, x% का मतलब है x/100, यानी पुराना वाला कंजम्पशन 100, और क्योंकि घटाना है इसीलिए नया वाला 100 माइनस x। अगर बढ़ाना होता तो ये 100 प्लस x हो जाता। एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूं, प्राइस इंटू कंजम्पशन करूंगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 4 इंटू 100 400, और नया वाला 5 इंटू 100 500, 5 इंटू x 5x।
बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर अनचेंज रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर ना बदले, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। -5x इधर आया, -5x इधर आया तो 5x हो गया, और 500 में से 400 गया तो 100 बचा। 5x इज इक्वल टू 100 है, मतलब x की वैल्यू हो गई 5 2 10 और 0 20%, यानी कंजम्पशन आपको 20% क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीएसएम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा ये, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, और हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है देख करके कि क्वेश्चन की जो टेक्स्ट है वो छोटा हो गया है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो समझ ले चीजों को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी का जीएसएम का एक वेरिएशन, ये वेरिएशन बीबीए बीकॉम के पेपर में आया था और एमबीए में भी ये आ चुका है। ये क्वेश्चन बीबीए बीकॉम के पेपर में था और मतलब बढ़िया वेरिएशन है। अगर आपने फॉर्मूले से चीजें रटी हैं तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला लाओ, हमने नहीं रटी, हमने तो जेएसएम पढ़ा है, तो जेएसएम से इसको समझते हैं भाई ये क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, जेएसएम से कर रहा हूं तो मैं ओल्ड वन और न्यू वन दो चीजें ले लेता हूं ताकि क्लैरिटी हो। ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द एप्पल, एप्पल्स के प्राइस में 20% का रिडक्शन आ गया, यानी सेब 20% उनका प्राइस कम हो गया। ठीक है, बात हो रही है प्राइस की, 20% का मतलब है 20/100 और 20/100 का मतलब है 1/5। कम हो रहा है तो पुराना वाला 5 और नया वाला कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, ये हो गया मेरे भाई कम। अच्छा, कम होता हुआ देखो दिख भी रहा है मुझे, 5 से 4 हो गया, बड़ा थोड़ी कम हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अ कस्टमर कैन बाई, अब नॉर्मल सी बात है भाई, सेब है मार्केट में, उनका दाम घटा, अब मेरे जैसा जो गरीब आदमी है वो तो ज्यादा लाएगा, है ना भाई, चीजों के दाम घटे तो आप ज्यादा लेकर के आओगे। अब तो वही बोल रहा है कि अगर दाम घटा तो एक कस्टमर है वो 4 kg मोर ला रहा है 800 रुपए के, यानी 800 रुपए में पहले जितने ला रहा था अब उससे 4 किलो ज्यादा लेकर के आएगा। बढ़िया, तो अब बात कर रहा है क्वांटिटी की, पहले कितनी क्वांटिटी आ रही थी मुझे नहीं पता, तो लेट ओल्ड क्वांटिटी, पहले लेकर के आ रहा था वो x किलो, मान लेता हूं पहले कितना लेकर के आ रहा था x किलो, तो अब कितने लेकर के आएगा, 4 किलो ज्यादा। 4 किलो ज्यादा का मतलब हो गया अब लेकर के आएगा 4 + x, है ना, क्वांटिटी अगर पहले x किलो ला रहा था तो अब लेकर के आएगा 4 + x। सर आपको कैसे पता 4 + x, लिखा हुआ है, अब 4 किलो ज्यादा लाएगा तो पहले x किलो ला था अब x + 4 लाएगा। बढ़िया, और हम सब जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन या प्राइस इनटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर क्या है भाई, 5 × x 5x, 4 4 = 16 और 4 × x 4x। ठीक है, अब पहले भी उसके पास 800 रुपए थे, अब भी उसके पास 800 रुपए, इसका मतलब एक्सपेंडिचर बराबर है ना। 5x - 4x करा तो x बचा, x की वैल्यू 16 आ गई, यानी मुझे ये पता पड़ गया कि पहले वो कितने किलो लेकर के आ रहा था, 16 किलो, अब कितने किलो लेकर के आएगा, 4 किलो ज्यादा, 16 और 4 20। इसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, ये बताओ, ओरिजिनल मतलब पुराना वाला, 1 किलो का दाम कितना है। ठीक है भाई, कितने रुपए इसके पास, 800 रुपए है, डिवाइडेड बाई, और 800 रुपए में कितना लेकर के आ रहा था पहले, 16 केजी, तो 800 को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया 4 2 = 8 0 0, 4 4 = 16, 4 5 = 20 और 0, 50 रुपए पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में 4 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, कितनी ओल्ड क्वांटिटी लेकर के आ रहा था, तब आंसर है 16 किलो। दूसरा सवाल, कितनी नई क्वांटिटी लेकर के आ रहा है, तो 4 किलो ज्यादा, तो 16 + 4, तब आंसर आता 20 किलो। एक सवाल इसने पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल रेट, 1 किलो कितने के पड़े, तो 800 डिवाइड बाई 16। अगर पूछता व्हाट इज द न्यू रेट तो मैं 800 डिवाइडेड बाई 20 करता। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम्स बनती हैं और हमें 4 अलग अलग फॉर्मूले नहीं चाहिए, हमारा काम जीएसएम से चल रहा है।
उम्मीद करता हूं जेएसएम आपके दिमाग में ऐसा बैठ गया होगा फिट एकदम। ठीक है, आगे के दो क्वेश्चन करते हैं, जिनको अभी जेएसएम में और डाउट है वो चीजें उनकी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे दिखाता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल जेएसएम वाला सवाल है, ताकि आपको जेएसएम पे जो है वो प्रैक्टिस आ जाए बहुत ज्यादा। तो ओल्ड वन और न्यू वन, ठीक है, ओल्ड वन और क्या हो रहा है भाई, ओल्ड वन और न्यू वन, प्राइस ऑफ द पेट्रोल, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाई 20%। 20/100 का मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा है, तो पुराना वाला 5 और नया वाला 5 और 1 6 हो गया इंक्रीज। देन डिक्रीज बाई 15%, उसके बाद डिक्रीज हुआ 15%, ठीक है, फिर से प्राइस डिक्रीज हो गया, अब 15% डिक्रीज हुआ, तो 15/100, 5 3 15, 5 2 10 और 0। अब डिक्रीज करना है, यानी पुराना वाला कितना 20 और डिक्रीज करोगे तो 20 में से 3 कम हुआ तो 17 हो गया। ठीक है, यार अब बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 100 और ये हो गया 6 7 42, 4 और 2 4 करी, 6 1 6 7 8 9 10। यार ये तो बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है साफ साफ, देखो 5 2 10 100 आ रहा है और ये 6 7 42, 4 और 2 4 करी, 6 1 6 6 और 4 102, तो 100 था 100 से 102 हो गया, तो ये तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ। 100 से 102 कितना बड़ा 2, डिवाइड में ओरिजिनल जो कि 100 है, इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 2% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जेएसएम पे। अब देखो लग एसआरआई की क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, जिन्होंने फॉर्मूले रटे हैं वो तो छोड़ देंगे ऐसे ज्योमेट्री का समझ के, लेकिन जिसने जेएसएम समझा है वो इसको नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा भाई नॉर्मल सवाल है। क्या सवाल है, ओल्ड और न्यू। सवाल ये है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 30% बढ़ा दो, 30/100, 3/10 बढ़ानी है, पुरानी वाली 10 और नई वाली 10 और 3 13, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20% और उसकी विड्थ को 20% घटा दो, तो 2 1 2 2 5 10, घटानी है तो 5 और 5 में से एक घटी तो 4। तो बताइए एरिया में क्या चेंज आएगा, तो L इंटू बी ही तो एरिया होता है, 5 10 50 और 13 4 52, तो भैया 50:52 आ रहा है, ये तो बढ़ गया, बढ़ गया, कितना बड़ा 50 से 52 2 बड़ा, ओरिजिनल कौन है 50 है, इंटू 100, तो 52 100 और 2 2 4, 4% का इंक्रीमेंट आया बेटा, 4% का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, तो जेएसएम अगर आपको आ गया तो आपको फॉर्मुलेज रटने की जरूरत नहीं है, और फॉर्मुलेज का ड्रॉबैक पता है क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे आपको फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे, बट जेएसएम अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई फॉर्मूले रटने की और चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने सक्सेसिव और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं बेटा, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। अब मैंने पॉपुलेशन वाली स्लाइड में भी क्या लिखा था, जेएसएम से हम इन क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट देख रहे हो कितना है जेएसएम, हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आओ करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में इंक्रीज हुई 10%, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर 10% का मतलब है 10/100, 10/100 का मतलब है 1/10। अब क्योंकि सर इंक्रीज हुई है तो 10 थी भाई, जैसे से कर रहे हैं ना, तो ओल्ड वन और न्यू वन, यानी पुरानी वाली पॉपुलेशन 10 थी, अब ये इंक्रीज हुई है तो 10 से एक इंक्रीज हुई होगी 11,
ये इंक्रीज हो गई, सही है सर। एंड डिक्रीजेस बाई 10% इन द सेकेंड ईयर, लेकिन दूसरे साल में 10% घट गई, यानी अब दूसरे साल में पुरानी वाली 10 है, अब घटी है, तो 10 में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आ गई हमारी पुरानी वाली पॉपुलेशन 10 इंटू 10 100 2 सालों में, और नई वाली आ गई 99 2 सालों में, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 99,000, अगर अभी की पॉपुलेशन 99,000 है, तो व्हाट विल इट 2 ईयर एगो, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी? अभी की पॉपुलेशन बोल रहा है, मतलब नई वाली पॉपुलेशन ये बोल रहा है, इसके हिसाब से नई पॉपुलेशन 99,000 है, तुम्हारे हिसाब से नई पॉपुलेशन कितनी है? 99। तो तुम बोलोगे कि सर हमारे हिसाब से तो 99 है, 99x, और इसके हिसाब 99 यूनिट कर लो, चलो x से खराब लगेगा। तुम कह रहे हो नई पॉपुलेशन 99 यूनिट है, यूनिट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रेशियो में, और ये कह रहा है नई पॉपुलेशन 99,000 है, तो 99 यूनिट की वैल्यू हो गई 99,000, और एक यूनिट की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो 99 इधर डिवाइड करेगा 1000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो पॉपुलेशन 2 साल के पहले क्या होगी, यानी पुरानी पॉपुलेशन जो 100 की जगह आप बोलोगे 100 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1000 आई है। तो 1 2 3 4 5 1 लाख लोग थे पहले, पहले 1 लाख लोग थे, घटके वो कितने हो गए? 99,000। तो देख रहे हो जेएसएम कितना प्यारा मेथड है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमें। जेएसएम अगर आ गया और जेएसएम पे हमारी पकड़ बन गई, तो हम सवालों को इतनी ही आसानी के साथ कर पाएंगे। बढ़े आगे, बढ़े आगे बेटा, चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी जेएसएम से करेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कीमत का गिरना। जैसे मैंने मान लो ये पैनल लिया 2 लाख रुपए का, 1 साल हो गया इस पैनल को, तो अब अगर मैं इसे बेचूंगा तो ये 2 लाख का नहीं बिकेगा, क्योंकि ये डेप्रिशिएट हो रहा है डे बाई डे, इसकी वैल्यू गिर रही है डे बाई डे। उसी तरीके से एक मशीन है जो डेप्रिशिएट हो रही है, गिर रही है हर साल उसकी कीमत एट द रेट 12.5% पर एनम। और कितने परसेंट से गिर रही है? 12.5% से, ठीक है। अगर उसकी करंट वैल्यू, करंट वैल्यू का मतलब है बिल्कुल अभी नई वाली वैल्यू, करंट वैल्यू उसकी 49,000 है, तो 2 साल पहले पुरानी वाली जब तुमने खरीदी थी तब कितनी होगी? ठीक है भाई, बहुत आसान हो गया। क्या करें सर? सर ओल्ड वन, हमें तो यही आता है, फॉर्मूला तो आता नहीं, और न्यू वन, बढ़िया। 12.5% का मतलब बच्चों क्या है? 12 राइट, 0.5 का मतलब है 1/2%, 12 राइट 1/2, तो 2 इंटू 12 24, 24 और 1 25, 25/2 नहीं है ये, परसेंट हटाओगे तो 25/200। इसका मतलब है 5 5 25, 5 4 20 और 0, 5 1 5, 5 8 40, 1/8, 1/8। अब देखो 2 साल पहले पूछ रहा है तो मुझे 2 बार करना है, और डेप्रिशिएट का मतलब घटाना है, तो पुराना वाला 8 और घटाना है, तो 8 में से 1 गया 7, 2 साल लेना है, तो फिर 8 और फिर से घट के 7, ये हो गया 2 साल। तो मेरे पास रेशियो आ गया 8 8 64, 7 7 40, ठीक है। मेरे हिसाब से अब जो करंट कीमत है वो 49 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 49,000 है, तो आप बोलोगे 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सर, 49,000, तो सर एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1000, सही है। बोल रहा है 2 साल पहले पुरानी वाली कितनी होगी, तो पुरानी वाली तो 64 होगी, यानी 64 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी पहले वो 64,000 की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। चाहे पॉपुलेशन वाले हो, चाहे डेप्रिसिएशन वाले हो, सब कुछ हम सक्सेसिव से कर पा रहे हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेसिव मेथड बेटा, ये सक्सेसिव मेथड की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? 11 क्वेश्चन है,
टू सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। आपको किसी आर्टिकल पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, मतलब एक के बाद एक फौरन। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% के और 15% के, जो आपको दिए गए। किस पर दिए गए? ऑन एन आर्टिकल इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। यानी हमारे पास अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा? एक तो ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में लाइन नहीं करता, ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर क्वेश्चन है, तो उसका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स माइनस वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई और अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हो। जैसे ये 20 है यहां पर, तो -20 फिर -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 टू जा 300 2200, माइनस का 20 और माइनस का 15 20 30, माइनस का 35 और प्लस का 3, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 32, यानी 32% हमारा आंसर आएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को जेएसएम से भी कर सकते हैं सर? क्योंकि फॉर्मूला तो हम भूल जाएंगे। लेट अस ट्राई। 20% का मतलब है 20/100, 20/100 का मतलब है 2 1 2 2 5 10 1/5। अब डिस्काउंट जो है ना वो एक निगेटिव टर्म होता है, यानी कोई चीज जो 5 की थी उस पर 1 का डिस्काउंट लगने के बाद वो 4 की रह गई। बिल्कुल सही है। फिर 15% का डिस्काउंट मिला 15/100, मतलब 5 3 15 5 2 10 0। कोई चीज जो 20 रुपए की थी, आपने उसमें 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वो 17 रुपए की रह गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 2 10, 100 हो गया। 4 7 28, 2 और 8 2 कैरी, 4 1 4 5 6 68। ठीक है, अब 100 से 68 की पड़ी है वो चीज, आपको 100 रुपए की चीज 68 की पड़ी है, तो कितने परसेंट, कितना 100 से 68 की पड़ी है तो एक कितना परसेंट कम है? तो 100 से जो 68 है वो कम है 32। ओरिजिनल कौन है? 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर मेरा आ गया 32%, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हमें इस गंदे से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आपका जेएसएम फेल नहीं हो रहा, चाहे वो प्राइस एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो, कंजम्पशन वाले, लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन हो, साइड ऑफ द स्क्वायर लास्ट ईयर एमबीए और बीकॉम के पेपर में था वो, चाहे पॉपुलेशन वाले हो, चाहे डेप्रिसिएशन वाले हो, चाहे डिस्काउंट वाले हो, अपना जेएसएम मस्त एकदम काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये यार सवाल मेरा फेवरेट सवाल है, मैं पहले भी बता दूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वो करा था परसेंटेज का पीवाईक्यू, कि हमारे 5 साल में इतने पीवाईक्यू आए, वो हमने सॉल्व करे थे। तो ये सवाल मैंने तब भी बताया था और ये सवाल मैंने तब भी कहा था मेरा फेवरेट सवाल है। इस सवाल को करने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि फ्रूट चाहे फ्रेश हो या फ्रूट ड्राई हो गया हो, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में सिर्फ पानी का परसेंटेज बदलता है, पल्प कंटेंट सेम रहता है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, दोनों के अंदर जो पल्प होगा, पल्प कंटेंट वो बराबर होगा, सिर्फ पानी की परसेंटेज बदलेगी। फ्रेश फ्रूट में पानी ज्यादा होता है और ड्राई फ्रूट में पानी कम होता है। अब ये बोल रहा है कोई फ्रेश फ्रूट है जिसमें 68% वाटर है। कितना पानी है? 68% पानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है और उसमें 68% पानी है, तो 100 में से अगर तुम 68 माइनस करोगे तो 32 बचा। ठीक है, यानी अगर 68% पानी है तो पल्प कितना है? 32%। ये तो लॉजिक है। और ड्राई फ्रूट की बात करूं अगर मैं, ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट में कह रहा है 20% पानी है। अगर ड्राई फ्रूट में
20% पानी है तो पल्प कितना है? 80%। भाई लॉजिक है ना कि अगर फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है तो गूदा पल्प कितना होगा? 32%। और ड्राई फ्रूट में देखो 20% पानी है बस, तो इसमें पल्प कितना होगा? 80% होगा। बढ़िया सर। कितना ड्राई फ्रूट मिल सकता है 100 किलो फ्रेश फ्रूट से? तो फ्रेश फ्रूट के पल्प का 100, यानी फ्रेश फ्रूट कितने? 100 किलो। तो मैं इसका 100 किलो से मल्टीप्लाई करूंगा और ये बराबर रखूंगा किसके? 80% ऑफ एक्स किलो के। मान लेते हैं मेरा बोला है ना हाउ मच ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट मेरा एक्स केजी है। लेट ड्राई फ्रूट विल बी इक्वल टू एक्स केजी। तो ये मैंने पल्प कंटेंट को बराबर रखा है कि 100 किलो फ्रेश फ्रूट में जितना पल्प होगा उतना ही पल्प एक्स किलो जो है एक्स किलो ऑफ ड्राई फ्रूट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 32/100 इंटू 100 बराबर 80/100 इंटू एक्स। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, नाक बंद हो रही है भाई। 0 0 कैंसिल, 8 4 32, 40 आ रहा है भाई, 40 किलो। ऑप्शन नंबर बी। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर फ्रेश फ्रूट 68% है तो उसके अंदर पल्प कितना हुआ? 32%। अगर ड्राई फ्रूट में वाटर 20% है तो उसके अंदर पल्प कितना हुआ? 80%। फ्रेश फ्रूट 100 किलो है तो 32% का मल्टीप्लाई 100 से। ड्राई फ्रूट कितना होगा? 80% का मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, दिस इज अवर लॉजिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आता हूं उन क्वेश्चन पे जो मैंने आपको बताया था। हमारे 100 मानने वाले हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जेएसएम बेस्ड क्वेश्चन हो गए। मैंने बताया था क्वेश्चन एक्स वाले जो पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन है वो कौन से? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्शन एंड पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन, इलेक्शन और पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब ये मैंने बताया था पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप एक्स लेकर के करते हो, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उनको बेटा आप एक्स लेकर के सॉल्व करते हो। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप एक्स लेकर के सॉल्व करते हो। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लॉजिक क्या लगाना है इसमें? पास, जैसे मैं आपको बता दूं उसका लॉजिक क्या है, और पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन हम क्यों एक्स लेकर के सॉल्व करते हैं। लॉजिक ये है, मैंने कोई एग्जाम दिया जो 200 नंबर का है, आपने भी वो एग्जाम दिया 200 नंबर का है। अब उस एग्जाम के पासिंग मार्क सेम होंगे। जितने नंबर मुझे चाहिए पास होने के लिए उतने ही नंबर पास होने के लिए आपको चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझो। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, स्कोर 30% मार्क, उसके 30% नंबर आए और वो फेल हो गया है 15 मार्क से। दूसरा कैंडिडेट के 40% नंबर आए और उसे 35 नंबर ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क से। तो पासिंग परसेंटेज बताइए। हम इन क्वेश्चन में पासिंग मार्क को बराबर रख देते हैं। कैसे करते हैं सर? लेट मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं एक्स नंबर का पेपर है, तो पहला जो बच्चा था ए, मैं ए के पासिंग मार्क बताता हूं आपको कितने होंगे। यहां करता हूं, मैं इस ए बच्चे के पासिंग मार्क निकालता हूं। ए के पासिंग मार्क, ध्यान से समझना, ए को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? बोल रहा है ए के 30% नंबर आए, यानी ए के नंबर आए 30%। 30% किसका? टोटल का, इतने नंबर आए। ठीक है, और वो 15 नंबर से फेल हो गया है। मैं चाहता हूं ये बच्चा पास हो जाए, तो मैं इसे 15 नंबर दे दूंगा। आपने कोई एग्जाम दिया, आप 2 नंबर से फेल हो गए, मैं चाहता हूं आप पास हो जाए, तो मैं आपको 2 नंबर दे दूंगा। इसी लॉजिक के साथ अगर ये 15 नंबर से फेल हुआ है तो आप इसको 15 नंबर दे दो, +15 दे दिए, ये बच्चा पास हो। दूसरा बच्चा जो बी है, उसके पासिंग मार्क अगर मैं निकालूं, सिर्फ पासिंग मार्क निकाल लो मैं, कितने नंबर पे पास होगा, तो बी के नंबर आए 40%। ये आ गए बी के नंबर 40% टोटल का, और उसे 35 नंबर ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क से। जितने पे पास हो जाना चाहिए था उससे 35 नंबर ज्यादा लेके आए हैं, लेकिन आप चाहते हो जस्ट पास हो जाए, तो आप ये जो 35 नंबर ये ज्यादा लेके आए हैं और आप चाहते हो जस्ट पास हो जाए, तो आप इससे 35 नंबर छीन लोगे
और छीनने का मतलब -35। ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, इसलिए दोनों वैल्यू इक्वल। यही इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि हमें पासिंग मार्क निकाल करके इक्वल रखना है। तो 35 इधर आया तो 35 और 15 50, और ये पूरा उधर गया तो 40x में से 30x गया तो बचा 10x बाई 100, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 500। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। यानी मुझे ये पता पड़ गया, देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछेगा मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का पेपर है, 500 नंबर का। अगर पूछेगा पासिंग मार्क कितने हैं, तो आप इस 500 को यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, एक ही बात है, क्योंकि पासिंग मार्क तो बराबर है। तो 40% 500 का, 40% 500 का, 40% 500 का बेटा कितना हो गया? 5 4 जा 20, 200 हो गया। 200 में से 35 नंबर कम, यानी 175। सॉरी 35 नंबर कम हो गया ना, 165 165, 60 70 80 90 100, यानी पासिंग मार्क अगर पूछेगा तो मेरा आंसर आएगा 165। आप इधर पुट करो या इधर। इसने पूछा है पासिंग परसेंटेज, तो अगर मुझे पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो पासिंग मार्क कितने आए? 165। टोटल मेरा 500 था, और मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कितने सवाल पूछ सकता है? मैक्सिमम मार्क पूछ सकता है, तो हमारा आंसर 500 है। पासिंग मार्क पूछ सकता है, आंसर 165 है। पासिंग परसेंट पूछ सकता है, आंसर 33% है। याद रखिएगा इसको, पासिंग मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े आगे, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन ये पासिंग वाले होते हैं ना, पासिंग मार्क्स एग्जाम वाले, वो आपको एक्स लेकर के सॉल्व करने होते हैं, जिसमें लॉजिक ये है कि हम पासिंग मार्क्स को बराबर रखेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैंने इलेक्शन वाले डाले, सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन को 100 लेके सॉल्व करना, सिर्फ पासिंग मार्क वाले, इलेक्शन वाले को नहीं। इलेक्शन वाले तो वही हम 100 मान के करेंगे, जो ऊपर से गया था 100 मान के सॉल्व करना। एक्स मान के सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन करोगे आप, जो पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले नहीं, ये मैं 100 से करवाऊं। देखो कितना आसान है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है और समझते हैं। इन एन इलेक्ट में क्वेश्चन पढ़ इस वजह से रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है इसका टेक्स्ट छोटा हो, तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। वैसे दिख रहा होगा, एचडी क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो, क्योंकि ब्लर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आप लिखो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, बोला है दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुए, ठीक है साहब। 8% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 8% वोटर ने वोट नहीं करा, ठीक है साहब। द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है यानी जो जीत रहा है, उसको 48% मिला टोटल वोट का, टोटल वोट का 48% मिला, ठीक है। और वो 1100 वोट से जीत गया, ठीक है। तो टोटल वोटर कितने थे, ठीक है। टोटल वोटर कितने थे ये बताना है हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये मान लेता हूं, लेट अरे यार सो सॉरी, लेट टोटल वोट या वोटर 100 थे। मैंने मान लिया टोटल वोटर कितने थे, 100 थे। अब ये कह रहा है 8% वोटर्स ने वोट नहीं किया है, 8% वोटर ने वोट नहीं किया है। टोटल वोटर 100 मान लो या टोटल वोट 100 मान लो, एक ही बात है। मान लेते हैं टोटल वोट 100 थे या टोटल वोटर 100। अब 8% वोटर ने वोट नहीं किया है, मतलब ये है 100 अगर टोटल थे और 100 में से किसने वोट नहीं किया, 8% ने, यानी 8 लोगों ने वोट नहीं किया। कितने वोट पड़े होंगे? 92 वोटर्स ने वोट दिए, 92 वोटर्स ने वोट किए, यही तो मतलब हुआ। अगर हमने 100 लोग मान लिए तो 100 में से 8% वोटर्स ने वोट नहीं किए, यानी 100 में से 8 ने वोट नहीं किए। कितने ने किए? 92 ने वोट किए, ठीक है। अब दो जो लोग हैं उनमें से जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला, उसे 48% ऑफ द टोटल वोट मिला है, यानी 48% किसका? टोटल वोट का। तो टोटल वोट का 48%, विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट।
48% ऑफ द टोटल वोट मिला है और वो 1100 वोटों से जीता है, ठीक है, 1100 वोटों से जीता है, 48% ऑफ द टोटल वोट मिला है और वो 1100 वोटों से जीता है, ठीक है। यानी हमारे पास दो लोग हो गए, ए और बी, ए और बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ए जीत गया और मान लेते हैं बी हारने वाला कैंडिडेट है, तो बोल रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है 48% वोट मिला है टोटल का। टोटल का मतलब ये नहीं है 100 का कर लो कहीं, तुम जितने वोट डले होंगे उसका 48% मिला है, तो 92 लोगों ने तो वोट डाले हैं, तो 48% 92 का करना है आपको। यानी ए को कितने वोट मिले हैं, 48%। 48% टोटल का मत कर देना, कहीं ये टोटल लिखा है तो 100 का कर दो, जितने वोट डले हैं टोटल, तो 92 वोटर्स ने वोट डाले हैं तो 92 वोट हुए, ये बात समझनी है, ठीक है। यानी उसे इतने 48% ऑफ द वोट मिले, तो 48 इंटू 92 कितना हो गया ये देखो कितना हो गया, 48 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100, यानी 44.16, 44.16, इसे इतने वोट मिले, 44.16। अब कॉमन सेंस सुनो क्या है, कॉमन सेंस क्या है, टोटल वोट 100 नहीं थे, 92 थे, ठीक है, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 44.16 वोट मिले, तो हारने वाला जो कैंडिडेट है उसे कितने मिले होंगे, उसे मिले होंगे 47.84, 47.84 टोटल 92 थे और जो टोटल वोट का 48% इसे मिला है, 48%, यानी 44 92 44.16, 44.16, 47.4। कुछ गलती हो रही है क्या मुझसे, क्या गलती हो रही है, एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप मार के पहले 15 सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लपधड़ हो गया। 15 सॉल्व करते हैं, 14 में जस्ट अभी करा दूं, 15 सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि यहां पर मुझे हल्का सा लग रहा है टोटल वोट 100 ही लिया हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, ये वाला देखो पहले, इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% वोटर्स ने वोट नहीं किया एंड 60 वोट्स वर इनवैलिड, 60 वोट जो है वो इनवैलिड हुए, द विनर गॉट 47% ऑफ द टोटल एनरोल्ड वोट एंड वॉन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों इसी तरीके के हैं, देखो इसको, ये दोनों क्वेश्चन एक से ही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, और 15 जो है उसमें तो दो बातें दी हुई है कि 10% वोटर्स डिड नॉट वोट और 60 वर इनवैलिड, 14। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये वाली जो लाइन थी ना वो गलत पढ़ ली है यार, ये वाली लाइन हमने गलत पढ़ ली है, 48% ऑफ द टोटल वोट, हमने टोटल उसका कर दिया था। एक बार दोबारा इसको देखते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में, 80% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 80% लोगों ने वोट नहीं करे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट टोटल वोटर 100 थे, ठीक है। अब अगर 100 में से 8% वोटर वोट नहीं कर रहे हैं, यानी 8 लोग वोट नहीं कर रहे, 8 लोग वोट नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया। कर कितने लोग रहे वोट, 92 लोग वोट देंगे, ठीक है, 92 वोटर्स। ये बात तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भैया 100 लोगों में से 8% लोग अगर वोट नहीं कर रहे तो 92 वोट देंगे, ठीक है। अब जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 48% ऑफ द टोटल वोट मिले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बंदा ए है एक बंदा बी है, ये जो ए है वो जीतने वाला कैंडिडेट है। अब ये बोल रहा है इसको 48% टोटल वोट का मिला है, टोटल वोट का, तो टोटल वोट तो 100 ही थे ना भाई, जितने वोटर होंगे उतने ही वोट होंगे, तो टोटल वोट 100 थे, हम लोग गलती क्या कर रहे थे 92 का ले रहे थे, बट टोटल वोट तो उतने ही होंगे जितने टोटल वोटर है, तो टोटल वोट तो बेटा 100 ही है, तो विनिंग कैंडिडेट को 48% ऑफ द टोटल वोट का मिला है, यानी 100 का 48% हो गया, 48 वोट मिले इसे। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है
वोट 92 ही पड़े थे, यानी 92 लोगों ने डाले थे, और जीतने वाले को 48 मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 92 माइनस 48, 12 में से हट गया 4, 8 में से हट गया 4, 44 वोट ऐसे मिले होंगे, 44 वोट। ये गलती मत करना, हारने वाले का जब निकालो तो 100 में से माइनस कर दो तो ये जीत जाएगा। 92 में से माइनस करा तो ये हारने वाले को 44 वोट मिले। अब बोल रहा है जीतने वाला 1100 वोट से जीता है, हमारे हिसाब से ये कितने वोट से जीता? भाई इसको 48 मिले, 40 40 80 88, इसको 48 मिले, इसको 44 मिले, तो ये वाला जीता बाई 4 वोट, 4 वोट से जीता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1100 वोट से जीतेगा, तो 4 वोट बराबर 1100, और 1 वोट की वैल्यू आ रही है 1100 डिवाइड बाई 4, दैट इज 4 2 8, 9 10 11 3 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 275 है। तो व्हाट द टोटल वोटर्स आर, तो टोटल वोटर कितने होंगे? 100 इंटू 275, यानी 27500, 27,500। गलती समझ गए थे आप? मैं क्या कर रहा था? मैं 48% किसका ले रहा था? 92 का, बट वो नहीं है, लिखा हुआ है 48% ऑफ द टोटल वोट्स, तो वोट तो 100 ही है, भले ही डले 92, तो ये गलती थी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा कई अच्छा सवाल ये, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये भी है कितने लोगों ने वोट नहीं किया, और ये भी है कितने वोट इनवैलिड थे। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे इसको हटाने के बाद, पहले आप आराम से इसको नोट करो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं, ठीक है। इससे बेटर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना, ठीक है। इससे बेटर क्यों है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां दो बातें हैं, यहां दो बातें हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इन एन इलेक्शन में क्या हो रहा है? 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% वोटर ने वोट नहीं कराए, जबकि 60 वोट ऐसे हैं बेटा जो इनवैलिड है। तो इसको करने के लिए ना हमें दो चीजें देखनी है, जरा ध्यान से देखना। मैं ये मानता हूं लेट द नंबर ऑफ वोटर इज 100x, लेट द नंबर ऑफ वोटर्स इज 100x। मैं 100 के साथ x क्यों मान रहा हूं, इस बात की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अभी, क्योंकि यहां दो बातें, मुझे इनवैलिड वाले भी देखने हैं, इसलिए मैंने 100x मान लिया। मैंने ये मान लिया कि भैया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने? 100x है। अब अगर हम ये वाली लाइन पढ़े तो ये बोल रहा है कि 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया है, 10% वोटर डिड नॉट वोट, तो कितने वोटर ने वोट दिया होगा? वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट दिया होगा, हु कास्ट देयर वोट, यार इंग्लिश में अच्छी नहीं, जिन्होंने कास्ट करा होगा अपना वोट। तो बहुत ध्यान से समझो, अगर 10% वोटर ने वोट नहीं दिया, टोटल 100x थे, 100 थे, 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया, तो कितनों ने वोट करा होगा? 90x लोगों ने वोट करा होगा। अब एक और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, 60 वोट इनवैलिड थे, इनवैलिड मतलब काउंट नहीं हुए, ये बात हमें नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं भैया इनवैलिड वोट कितने? इनवैलिड जिनका कोई मान नहीं है, इनवैलिड वोट 60। अब आपको समझ में आएगा मैंने एक्स क्यों माना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर टोटल वोट कास्ट हुए 90 एक्स और इनवैलिड 60 थे, भाई टोटल वोट कितने कास्ट हुए? 90 एक्स, जिसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हुए? वैलिड वोट आपको भी सर ये तो बहुत आसान है, टोटल कितने कास्ट हुए? 90x, जिसमें से 60 का कोई मान नहीं, 60 इनवैलिड है, इसीलिए मैंने उसको 100 नहीं माना था, ताकि आप ये समझ जाओ कि अगर टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 90x है और इनवैलिड 60 है, तो वैलिड वाले कितने हुए? 90x माइनस 60। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है द विनर गॉट, जो जीता है वो 47% ऑफ द टोटल एनरोल्ड वोट, यानी टोटल एनरोल्ड जितने टोटल वोट पड़े, टोटल एनरोल्ड वोट जो थे
उसका 47%, यानी 47% ऑफ 100x। विनिंग कैंडिडेट, विनर, यहां पर भी वो गलती मत करना। विनर 47% ऑफ द टोटल एनरोल्ड वोट, तो टोटल एनरोल्ड वोट तो हमारे 100x ही होंगे, ठीक है। तो विनर इसका 47%, तो 100 का बेटा 47% करोगे तो 47 आएगा, और यहां पर x लिखा हुआ है तो मैं x लिख दे रहा हूं। ये गलती मत करना जो हम इधर कर रहे थे, ये टोटल एनरोल्ड वोट है, मतलब 100 ही लेना है आपको। तो 47% ऑफ द टोटल एनरोल्ड वोट, यानी विनर को मिले बेटा 47x वोट। तो अब हमें ये देखना है कि जो लूजर है वो उसे कितने वोट्स मिले, लूजर को। तो लूजर को कितने वोट्स मिले होंगे, ध्यान से समझना, लूजर को कितने वोट्स मिले होंगे जो हार आए, लूजर को। प्लीज ये मत कहिएगा कि लूजर को मिले 100x माइनस 47, तो वो जीत जाएगा। वैलिड वोट कितने हैं, इतने, तो आप इसमें से जीतने वाले वोट को माइनस करोगे। ये वोट कितने हैं, 90x माइनस 60, यही तो वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। और 47x जीतने वाला ले गया, तो इसमें से 47x निकाल दो, ये जीतने वाला ले गया। तो जितने बचे वो लूजर को मिले, तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 43x माइनस 60, सही करा है मैंने, 40 40 80 87 88 89, 43x माइनस 60 किसे मिले, लूजर को मिले। अब ये बोल रहा है कि जो जीतने वाला है वो 300 वोट 308 वोट से जीता है, जो जीतने वाला है वो कितने वोट से जीता है, 308 वोट से। हम देखते हैं, ये विनर है ये लूजर है, विनर को कितने मिले 47x, और लूजर को कितने मिले 43x माइनस 60। विनर को कितने मिले 47x, लूजर को कितने मिले 43x माइनस 60, है ना। तो ये जीतने वाला कैंडिडेट से कितने वोटों से जीता है, माइनस कर दो, 7 में 3 गया 4 5 6 7, 4x माइनस 60। अब देखो ध्यान से देखो, ये जीतने वाले का स्कोर है 47x, ये हारने वाले का स्कोर है। मुझे देख रहे हैं जीतने वाला कितने वोट से जीता, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, 4 5 7, तो 47 में से 43 गया, ये बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे हिसाब से इतने वोट से ये बंदा जीता है, कितने वोट से, 4x प्लस 60 से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 308 वोट से जीता है, तो ये बराबर है 308 के। 4x विल बी इक्वल टू कितना बचा, 8, 10 में 6 गया 4 और 24, 248, सही है। x की वैल्यू आ गई 62, यानी टोटल एनरोल्ड वोट कितने हैं, 62 इंटू 100, 6200। ऑप्शन नंबर ए बेटा 6200, x की वैल्यू 62 आई है ना, 6200 बेटा। समझ में आई ये वाली बात। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा जामिया लेवल का क्वेश्चन था ये, जिसमें वोटर्स डिड नॉट वोट वाली इंफॉर्मेशन भी थी और इनवैलिड वाली भी थी। तो आप 100 की बजाय 100x लोगे ताकि चीजें आसान हो जाए। एक गलती मत करिएगा जो मुझसे हो रही थी, इसका मतलब जो है ना 47% ऑफ द टोटल का वो 100 से ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बेटा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, समझ में आई होगी बेटा ये वाली बात अच्छे से, क्लियर है ना ये, ओके ठीक है। तो वी शुड मूव ऑन द लास्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो आसान है यार, बहुत ज्यादा सीधा सीधा बोल रहा है कि एक सेल्समैन है, उसे 9% कमीशन लेता है टोटल सेल पर, और अगर सेल 20,000 से ऊपर हुई तो 1% का बोनस लेता है। टोटल अर्निंग है उसकी 6,800, तो उसकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो एक काम, ये तो आसान हो गया, लेट टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल को अगर मैं x मान लूं तो कमीशन हो गई उसकी 9% टोटल सेल पर, यानी कमीशन में कितना पैसा गया, कमीशन में 9%, यानी 9/100 टोटल सेल का x का, यानी 0.09x ये कमीशन है, 0.09x ये उसने कमीशन ले ली, ठीक है। अब 20,000 से ज्यादा की सेल पर, तो टोटल है सेल x है, तो वो सेल जो 20,000 से ज्यादा की होगी कितनी हो जाएगी, x माइनस 20,000, भाई हाँ या ना, टोटल सेल x है ना, और बोल रहा है 20,000 से ज्यादा की सेल पर, तो अगर टोटल x है तो 20,000 से ज्यादा की कितनी हो गई, x माइनस 20,000, ठीक है। इस पर 1% का बोनस लेगा, 1% का मतलब हो गया, इसका 1% करोगे तो 1/100,
1/100 का मतलब हो गया 0.01, यानी इस पे बोनस मिला उसे 0.01 का, और उसे मिला करके जो उसने टोटल अर्निंग करी वो इतनी करी 6,800। देख लो इसे, 6,800 इज इक्वल टू 0.09x प्लस 0.01x माइनस 0.01 का 20,000 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका 20 खा जाएगा 200, ठीक है। 200 इधर आया तो 7, कितना हो गया 200, 800, 7,000 हो गया 7,000, ठीक है। और ये हो गया 0.09, 0.01, 9 एक 10 0, 9 एक 10 एक 0.1, 0.1 यार 70,000 आ रहा है भाई, x की वैल्यू 70,000 आ जाएगी, यानी टोटल सेल कितनी थी 70,000, ठीक है। तो वैसे सेल्स कमीशन के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया आसान सा, ठीक है। नाउ वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और शायद लास्ट स्लाइड, हाँ लास्ट स्लाइड है हमारा, ठीक है। अब मैं 4 सवाल है तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं, क्योंकि वन शॉट वीडियो थी, तो मैं आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन दूं, ठीक है। ओके, ये देखो जरा, a candidate needs 36% marks to pass, 113 नंबर आए और 85 मार्क्स से फेल हो गया, तो व्हाट आर द मैक्सिमम टोटल मार्क फॉर द एग्जामिनेशन। तो लेट मैक्सिमम मार्क विल बी इक्वल टू x, मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क कितने हैं x है। अब एक कैंडिडेट को 36% नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो पासिंग मार्क कितने हैं 36% किसका टोटल का, ये हो गए पासिंग मार्क, 36% नंबर चाहिए पास होने के लिए, उसने 113 मार्क उसके आए, फिर से पासिंग मार्क, उसके नंबर कितने आए बेटा 113 नंबर आए, ये आ गए 113, और वो फेल हो गया 85 मार्क्स से। तो अगर आप चाहते हो ये बच्चा पास हो जाए तो आप कहोगे सर इसे 85 मार्क्स और दे दो, 113 नंबर आए और 85 से फेल हो गया तो मैंने 85 और दे दिए, भाई तू पास हो, ठीक है। 113 और 85 198, मैंने अभी अभी पढ़ाया था, ये भी पासिंग मार्क है ये भी पासिंग मार्क है, दोनों को बराबर रख देंगे, यानी 36x/100 बराबर आ जाएगा 198 के, और ये इससे पूरा चला जाएगा 3 6 18, 3 4 5 7 8 8 6 48, देखो जरा 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो ये हो गया 4 2 8 और 0, और 4 9 36, 9 2 18, 9 2 18, 2 2 4, 440 आ रहा है भाई, 2 2 4, शेड शेड 440 तो ऑप्शन ही नहीं है, मैंने कुछ गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है भाई, आओ चेक करते हैं। अ कैंडिडेट नीड्स 36% मार्क्स टू पास, सही है, तो 36% मार्क्स चाहिए, तो 36/100x का हो गया, उसके 113 नंबर आए आ गए, 85 से फेल हो गया, कर दिया हमने फेल, सही है, 85 दे दिए वो पास हो जाएगा, तो ये हो गए 100 180 और 190 195, भाई ऐड तो मैंने सही करा है ना, 113 में 85 ऐड कर दो, 5 6 7 8 8 और 1 9, 198 बिल्कुल सही करा यार, ये भी पासिंग मार्क है ये भी पासिंग मार्क है, तो आप बोलोगे 36x/100 की वैल्यू बराबर है 198 के, और x की वैल्यू है 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, 4 2 8, 4 5 20, 4 9 36, बढ़िया, 9 2 18, 9 2 18, 25 और 22, 2 5 10, 1 और 0, 50, 2 5 10, 0 1 50, 0 5 5, हाँ है तो यार 550, x की वैल्यू कितनी आ रही है 550, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन वही है, पासिंग मार्क्स की वैल्यू आप इतना रखोगे। 3 सवाल मैं अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 17 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, 18 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, और 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इन एन इंस्टीट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, 30% ऑफ द बॉयज पास एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास, तो ओवरऑल पास परसेंटेज क्या होगा, ये बहुत आसान है, कर लोगे ना ये वाला भाई। इन एन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में मान लो 100 बच्चे हैं,
इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे? 100 बच्चे हैं, ठीक है। कहां चला गया? इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं। अब बोल रहा है 60% बच्चे लड़के हैं, 60%, तो 100 का 60%, 60 हुआ, 60 अपने लड़के हो गए, ठीक है। एंड रेस्ट आर गर्ल, अगर 100 में से 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 40 लड़कियां हो गई, 60 लड़कियां हो गई। 30% ऑफ द बॉयज पास। अब 30% 60 का करना है, 30% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज तो 60 ही है, 60 का 0 0 0 6 3 18, यानी इस 60 में से 18 लड़के पास हैं, 18 पास। कितने कम पास है यार, और 60 में से 18 पास है, तो 42 लड़के फेल, ठीक है। और 70% लड़कियां पास हैं, ना इंसाफी है भाई। 70% लड़कियां, लड़कियां कितनी है? 40, तो 40 का 70% कितना हो गया? 7 4 28, यानी 28 लड़कियां पास हैं, और 40 में से अगर 28 पास है तो 12 लड़कियां फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है ओवरऑल पास परसेंट, तो टोटल लोग कितने पास हुए? तो 18 ये पास है और 28 ये पास है, तो 20 30 20 30 38 38 38 40 46% लोग पास है, सही है। पास वाले कितने होंगे भाई? 18 ये पास है, 28 ये पास है, 2 3 4 46% लोग पास है। तो कर ही दिया है मैंने, 100 मान करना था। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये था हमारा पूरा परसेंटेज इन वन शॉट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है और आप बीबीए बीकॉम की तैयारी कर रहे हो एएमयू या जामिया के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हो एमबीए एंट्रेंस एएमयू या जामिया के लिए, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, अपना नाम मेंशन करके, आपका नाम और सामने आंसर 18 का है और 17 का है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। तो दिस इज द एंड। हमारे न्यू एंट्रेंस बैचेस इस सेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के लिए चल रहे हैं। आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हो, चाहे आप एमबीए को टारगेट कर रहे हो या बीबीए को या बीकॉम एंट्रेंस को, बीकॉम बीबीए एक ही हो गया, तो आप अपने आप को इन बैचेस में रजिस्टर करा सकते हो। जेड एकेडमी सेंटर अलीगढ़ ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट जैद अनवर सर टीम, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो बैचेस हैं बेटा, वो दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन की फीस फिक्स 20,000 रुपए है किसी भी बैच में, चाहे वो यूजी का कोई भी बैच हो या वो पीजी का कोई भी बैच हो। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट 9520845473। बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है, ऑफिस का नंबर नहीं है, ठीक है। जैद अनवर सर, ये मेरा खुद का नंबर है। आपको कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग द सिलेबस, क्वांट्स, रीजनिंग, स्टैट्स, बीकॉम बीबीए एंट्रेंस या फिर एमबीए एंट्रेंस में, या आप बैच परचेज करना चाहते हो हमारे ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हो, पूरा फॉर्मेट मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप 9520845473 इस नंबर पर मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग द बैच, रिगार्डिंग द टॉपिक पूछ सकते हो। उन दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वन शॉट में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसका वन शॉट बेटा निकल के आऊंगा। अल्लाह हाफिज।